देखिए, आप लोग के रिक्वेस्ट पर ही हम चैनल भी शुरू कर दिए। आप ही लोग ने बताया था कि लेक्चर को डाल दीजिए। आप लगता है हम जिस समय बता रहे थे तो आप दूसरी दुनिया में खोए हुए थे क्या? तो उसमें बताए हैं अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटी। अब सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, अवेयरनेस ऑफ लीगल फ्रैटर्निटीज इस नाम से चैनल है। आप क्लिक कीजिएगा, यूट्यूब पर आ जाएगा, उसके प्ले लिस्ट में जाइएगा तो जितना टोटल 58 लेक्चर्स अभी है उसमें मैक्सिमम लेक्चर है जो आपके एकेडमी में दिया हुआ है, वर्चुअली या फिजिकली, वो सब लेक्चर है। और ख़ास करके चूँकि सिविल ट्रायल अप्रिशिएशन का सवाल है, 18 लेक्चर सिर्फ सिविल का है। उसमें इंजंक्शन पर 2 लेक्चर है, डिक्री के ऊपर 4 लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके कैविएट के ऊपर है जो 148A में होता है, और प्लस CPC के अरेंजमेंट्स के ऊपर है। वो सब आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सब मिल जाएगा। उसके बाद लैंड लॉ के ऊपर है, राजकुमार जी लैंड लॉ पर लेक्चर सुन के कई केस डिस्पोज ऑफ किए हैं और इनको बिहार का पूरा लैंड लॉ का आइडिया हो गया। बहुत सा एक्ट पर है, रेलवे का, जैसे अभी आपको शॉर्ट में मोटर व्हीकल एक्ट का बताया, ऑल बिहार DSP वाला क्लास आप सुन लीजिएगा। जो टाइम कम मिला, बजाज एलायंस के केस का थ्रेडवेयर डिस्कशन हुआ है, पूरे बिहार के DSP थे, वो वर्चुअल था, होल डे था 10 बजे से 5 बजे तक, उसमें थ्रेडवेयर डिस्कशन किया, वो भी आप चाहिएगा तो देख लीजिएगा। सिविल ट्रायल और सिविल अपील के ऊपर भी है। फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर फैमिली कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का भी कई क्लास का सब है, बहुत सा चीज़ है, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है, आते रहेगा। इस एकेडमी में बहुत सारा मेरा पुराना लेक्चर है, लेकिन हमारे मांगने के बावजूद भी या तो टाइम नहीं मिलता है या कम्पिटेंट आदमी नहीं है, खोज नहीं पाता है, इसलिए हमको उपलब्ध नहीं है। या मेरा सब क्लास लंबा लंबा होता, आप तो जानते थे होल डे लेते हैं, तो बहुत लोग समझते नहीं टेक्निकली कि इतना लंबा वीडियो अपलोड कैसे होगा, आपको ट्रांसफ़र कैसे होगा, ये सब थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, तो हमको तो खुद मालूम नहीं है। और अभी तक जो मेरा वीडियो है वो हम कोई यूट्यूब चैनल वाले जो होते हैं प्रचार करने वाले, उस तरह के हम नहीं है। हम तो आपके फ़ायदे के लिए अपलोड कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ है, एडिटिंग की भी आवश्यकता है। एक बार हमको एक रिक्वेस्ट किया गया था, एक ऑफिसर को मैंने कुछ डांटा भी था, तो बोला कि सर इसको हटा दीजिए, तो हमको दूसरा आदमी बुलाना पड़ा तो उसको हटवाए। तो ऐसे और भी एडिटिंग की आवश्यकता है, वो सब हम लगे हुए हैं। आप महीना 2 महीना में, लॉकडाउन में हमने इसको इम्प्रूव किया है, और 4-5 बुक भी मैंने लिखी है, वो सब अभी फाइनल इसमें चल रहा है। आपका बुक के बारे में ही एक मेरा लेक्चर है 10 मिनट का वीडियो की कौन पर, उसमें आप प्रोवेट लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, सक्सेशन सर्टिफिकेट पर, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। वैसी किताब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो किताब आपके हाथ में रहेगी, किसी तरह का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वो सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर है और लेटेस्ट केस लॉ के ऊपर है, इसलिए फॉर इंफॉर्मेशन वो सब आपके मिल जाएगा, आपके हाथ में आएगा। अब आप टॉपिक पर आइए और प्रॉब्लम पर आइए, और थोड़ा पेशेंस रखिए। और अगर भोजन जो ज़्यादा किए हैं उनको नींद भी आ रही है, देख रहे हैं, थोड़ा नींद भी तोड़ लीजिए। अभी प्रोसेस में, अभी करेक्शन नहीं हुआ, चूंकि टाइम नहीं, अब कोर्ट खुल गया तो आई में एक्टिव प्रैक्टिशनर, हमको तो मौका मिलता नहीं है। हमेशा हमारे साथ उतना कम्पिटेंट जूनियर और स्टाफ की भी कमी है। 20 वकील और 4-5 टाइपिस्ट के ग्रुप को इंगेज करते हैं, उसके बाद भी नहीं था। उसके बाद हमारे साथ हमेशा 2-3-4 इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट भी रहते हैं, कुछ बॉम्बे में है, कुछ बेंगलोर में है, कुछ इलाहाबाद में है, कुछ दिल्ली में है। जैसे अभी 2 रिसेंटली आए हैं, 2 बेंगलोर से, एक लड़का एक लड़की, तो उस सबको भी हम टाइम देते हैं। हम सो लिबरल की जो आता है ज्ञान बांटने की चीज़ है, और कुछ नहीं बांट सकते हैं तो ज्ञान बांटे। हम मर जाएंगे तो लेके जाएंगे, तो सीख जाएगा, तो ये हमेशा रहेगा। जो लोग इसको याद करते रहेंगे, देखते रहेंगे। माई वर्ड्स विल बी ऑलवेज देयर फॉर द गाइडलाइंस ऑफ ऑल द लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड मेंबर्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी। इसीलिए हम थोड़ा स्पेशल केयर करके दे रहे हैं। तो जितना हम केयर कर रहे हैं, आप लोग का भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और हम 1 बाई 1 करके आंसर कर रहे हैं। मेरा कॉपी है, वो
नहीं एक हम दिए जिससे फोटो कराए थे वो तो दे दिए सर। अच्छा वो अच्छा ये ओ हाँ ठीक ठीक ओ अच्छा वो जो होगा फिर मेरे पास आ जाएगा ठीक 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 ठीक। अब देखिए हम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, आप लोग माइंडली सुनिएगा। इतना तरह का क्वेश्चन आ गया है, इससे हम एसेस कर रहे हैं कि सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब प्रॉब्लम आपको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। इतना में सारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो हो जाएगा। तो क्वेश्चन डील करने के पहले मोटी मोटी बात बताना चाहते हैं, जो जिसको कहते हैं कि हम लोग बातचीत करने के गप सप के सिलसिले में समझ जाएंगे। एक एक करके वन बाई वन करते हैं। जैसे देखिए प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है। पहला क्वेश्चन, तो प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है क्या बलाई, ये समझिए, ये बलाई क्या है। तो आपको मिलेगा जो आर्टिकल है, अब उससे अच्छा है आप आर्टिकल निकाल लीजिए जिनके मोबाइल में आ गया, उसी से पढ़ देते हैं, ज़्यादा अच्छा समझिएगा। अभी हमारे पास भी हार्ड कॉपी आ गया, और जो नहीं निकाल सके हैं सुनिए। प्रोवेट मीन्स द कॉपी ऑफ विल सर्टिफाइड अंडर द सील ऑफ द प्रोवेट कोर्ट। इसमें स्पेलिंग टाइपिंग ने गलती कर दिया, वहाँ देखिएगा विल सर्टिफिकेट है, ऊपर ही उसको सर्टिफाइड, हाँ विल सर्टिफाइड अंडर द सील ऑफ प्रोवेट कोर्ट ऑफ कंप्यूटेड जुडिक्शन विथ ए ग्रांट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द टेस्टेटर। यही प्रोवेट का माने हुआ। कहने का तात्पर्य हुआ कि प्रोवेट कोई राइट क्रिएट नहीं करता है। प्रोवेट कोर्ट इज जस्ट लाइक ए सर्टिफिकेट ऑफ द कोर्ट। वो किस बात का सर्टिफिकेट है? जेन्युइननेस एंड करेक्टनेस ऑफ द विल। प्रोवेट से टाइटिल न क्रिएट होता है, न टाइटिल एक्सटिंग्विश होता है। ये सब बेसिक प्रिंसिपल आप नोट डाउन करिए। प्रोवेट से न टाइटिल क्रिएट होता है, न टाइटिल एक्सटिंग्विश होता है। टाइटिल पास करता है विल से। तो टाइटिल कब पास करेगा? जब टेस्टेटर ऑफ द विल, जो विल लिखता है उसको टेस्टेटर कहते हैं, या ऑथर ऑफ द विल भी कहते हैं, या एक्सक्यूटेंट, जो विल का एक्सक्यूटेंट हुआ, वो जब मरेगा तो ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द टेस्टेटर टाइटिल पासेज टू द लीगेटी। जिसके पक्ष में विल किया था उसको लीगेटी कहते हैं। और जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है बाय वर्च्यू ऑफ विल, उस इंटरेस्ट को बोलते हैं लीगेसी। और जो विल के जरिए प्राप्त करता है प्रॉपर्टी, लीगेटी, उसको बोलते हैं टेस्टामेंट्री एयर। एक हुआ नेचुरल एयर। तो नेचुरल एयर हुआ, हिंदू है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट के हिसाब से क्लास 1 एयर, क्लास 2 एयर। अगर मोहम्मडन है तो मोहम्मडन लॉ में जो शेयरर है, दे आर द नेचुरल एयर्स एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज प्रॉपर्टी होल्डर। दूसरा हुआ लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का भी इफेक्ट वही है जो प्रोवेट का इफेक्ट है। दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एडमिनिस्टर द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड। और दोनों में कोर्ट का सील चाहिए, जिसको कि सर्टिफिकेट बोलते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में हमने लिखा है आसानी से समझने के लिए, प्रोवेट मीन्स द कॉपी ऑफ द विल सर्टिफाइड अंडर द सील ऑफ द प्रोवेट कोर्ट ऑफ कंप्यूटेड जुडिक्शन विथ ए ग्रांट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एस्टेट ऑफ द टेस्टेटर। It is a legal process that is sometimes required to validate a deceased person's will in order to his or her wishes to be carried out by an executor named in the will. The executor is the person responsible for ensuring debts are paid and remaining assets are distributed amongst the legatees or beneficiary named in the will. An executor may or may not be a legatee under the will or beneficiary as per wish and desire of the testator. Definition of probate, section 2F of the Indian Succession Act 1925 hereinafter referred to as the Act. इसमें हमने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर एक्सटेम्पोर पढ़ लीजिएगा तो शायद आप लोग को नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम यहाँ पर अब एक्सप्लेन कर देते हैं। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है
सेम पर्पस के लिए कि डिसीज के स्टेट को एडमिनिस्टर करने के लिए वो अधिकार प्राप्त व्यक्ति कौन होता है? जो लीगेटी है। दूसरा वर्ड आता है बेनिफिशियरी। तो एक विल में एक बेनिफिशियरी अलग से भी हो सकता है, या जो लीगेटी है वो इप्सो फैक्टो बेनिफिशियरी अंडर द विल है। तीसरा वर्ड आता है एक्सक्यूटर। तो वर्ड एक्सक्यूट से एक्सक्यूटर बड़ा है, तो उसका यहां पर ये माने नहीं है वन हु एक्सक्यूट द विल, वो नहीं, वन हु एक्सक्यूट द विशेज ऑफ द डिसीज टेस्टेटर, वो एक्सक्यूटर हुआ। तो विल में कंटेंट्स में अगर लिखा हुआ है कि ये लिखता है कि मैं वी को अपना प्रॉपर्टी दे रहा हूं, मैं मेरे मरने के बाद बी को प्राप्त होगा और बी इसको एडमिनिस्टर करेगा, बी को ये अधिकार देते हैं, इंडिकेट करता है, तो उसको एक्सक्यूटर माना जाता है, समझा जाता है। तो डिफरेंस क्या है प्रामा फेसी प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का? दो डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा। 276 सेक्शन है इंडियन सक्सेशन एक्ट का, 276 में ही पिटीशन फाइल होता है। दोनों पिटीशन, प्रोवेट का भी और एलए का भी, एक ही सेक्शन है। कब? जब अगर टेस्टेटर ने विल एक्सक्यूट किया है, तो दोनों विल के बेसिस पर होता है। लेकिन फर्क क्या है? अगर टेस्टेटर ने कोई एक्सक्यूटर को अपॉइंट कर दिया है विल में, या उसका नाम लिख दिया है कि ये टेस्ट एक्सक्यूट करेगा, तब वो जो एक्सक्यूटर है उसको प्रोवेट पिटीशन फाइल करने का अधिकार है 276 में, और दूसरे व्यक्ति को प्रोवेट पिटीशन फाइल करने का अधिकार नहीं है। वो बार करता है सेक्शन 222 इंडियन सक्सेशन एक्ट। उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ एक्सक्यूटर ही प्रोवेट पिटीशन फाइल कर सकता है। अब एक्सक्यूटर को उस विल में ही अपॉइंट होना चाहिए, उसके लिए सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। दूसरा क्या है कि विल के कंटेंट्स पढ़ने से अगर पता चलता है कि डायरेक्टली नेम्ड नहीं है, तो बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन इम्प्लाइडली कुछ ऐसा वर्क उसको असाइन किया हुआ है कि उससे पता चलता है, तो उसको इम्प्लाइडली अपॉइंटेड एक्सक्यूटर कहा जाता है। तो बाई नेसेसरी इम्प्लीकेशन, तो किसी भी हालत से अगर डायरेक्टली अपॉइंटेड है या डायरेक्टली नेम्ड एज एक्सक्यूटर है या इम्प्लाइडली प्रिज्यूम टू बी एन एक्सक्यूटर, तो एक्सक्यूटर इज ओनली इंटाइटल्ड टू फाइल ए पिटीशन अंडर सेक्शन 276 विथ ए प्रेयर टू ग्रांट प्रोवेट ऑफ द विल। एलए ऑफ द विल होता है दोनों। तो यही फर्क हुआ, जहां पर नेम्ड एक्सक्यूटर है तो प्रोवेट होगा, जहां पर नेम्ड एक्सक्यूटर या अपॉइंटेड एक्सक्यूटर नहीं, वहां पर एलए होगा, लेकिन दोनों में विल होगा। विल इज ए कंडीशन प्रेसिडेंट। ये समझ गए बेसिक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि एलए में बी विथ विल और विदाउट विल, उसके लिए सेक्शन 278 है। अगर विल है तो 276 है। बिना विल के मर गया तो कौन व्यक्ति है जो एलए के लिए एप्लीकेशन लगाएगा 278 में? वन हु इंटरमेडल्स विद द स्टेट ऑफ द डिसीज, जो सेक्शन 2(17) सीपीसी में लीगल रिप्रेजेंटेटिव का डिफिनेशन है। एनी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हु इंटरमेडल्स विद, अगर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं आया या उसके वारिस में आपस में ही झगड़ा झंझट हो रहा है, तो कोई थर्ड पर्सन, न्यूट्रल पर्सन, उसका रिलेटिव, फ्रेंड, जो कि उसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, उस स्टेट में जितने भी इंटरेस्टेड लोग हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जब तक डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हो जाता है तब उसको प्रॉपर एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट के लिए उसको अधिकार है कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करे। तो ऐसे केसेस में प्रिकॉशन ये देखना पड़ता है जो पिटिशनर है वो कौन है, उसका क्या पर्सनल इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व है, और वो कहाँ तक ही कॉम्पिटेंट है नहीं है, वो माइनर नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, उसका एडवर्स इन्फ्लुएंस नहीं, इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए टेस्टेटर या टेस्टेटर के लीगेटी के विरुद्ध। ये सब पैरामीटर्स है, उसके आधार पर उसको हम लोग टेस्ट करते हैं। बता रहे हैं आप लास्ट में आप पूछिएगा। हम जो बता रहे हैं हमारे दिमाग में एक साथ हजारों सवाल है,
आपका तो 2 4 10 इतना पूछे तो आपका 10 सवाल है, मेरे दिमाग में 1000 सवाल है। इसलिए पेशेंस रखिए, हमारा क्लास में पेशेंस रखिए और साइलेंस रखिए। बस देखिए सारा चीज़ हम प्रोग्रामिंग कर देंगे आपके दिमाग में। एक बार ध्यान से सुन लीजिए, कभी नहीं भुला सकते। और कितना हूँ वकील उल्टा सीधा समझाए, आप हिलिएगा नहीं, एकदम मूर्ति, न्याय मूर्ति की तरह बैठे रहिएगा, हिलिएगा नहीं। ये तो कभी कभी लोग घबरा जाते हैं कि सर वकील साहब बहुत हल्ला कर रहे हैं, सर इसमें क्या करें। तो हल्ला गाड़ी बहुत होते हैं लोअर कोर्ट में वकीलों, उससे कोई मतलब नहीं। और जब नहीं जानते हैं तो ताजुब होता है। जस्ट बाई वे ऑफ पासिंग रेफरेंस कहते हैं, वो मैटर आएगा अभी, सब्स्टिट्यूशन का मैटर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो भी रिपोर्टेड है, डॉक्टर अलका शरण वर्सेस कौन शरण करके, हमारे क्लाइंट का नाम था डॉक्टर राकेश शरण वर्सेस डॉक्टर अलका शरण, हम रेफरेंस भी बता देंगे। उसमें साहू जी इतने रिनाउंड सिविल के जज थे, जब पहली बार उनको प्रोवेट में बैठाया गया तो हमने एक सब्स्टिट्यूशन पिटीशन को अपोज किया। उसमें प्रोवेट पिटिशनर लेडी थी सावित्री देवी, वो मदर थी और उनके बेटा और बेटी के बीच में मामला चल रहा था। तो हस्बैंड ने वाइफ के नाम से प्रॉपर्टी का विल कर दिया था और वाइफ ने प्रोवेट के लिए दिया था। और उनके सब मिला के लड़का लड़की 8 थे, 7 लड़के और 1 लड़की थी। तो ये लोग भाई लोग मिल के लड़की को कुछ नहीं देना चाहता, लड़की पार्टीशन सूट फाइल की थी। तो ये ऑब्वियस पता चल गया था कि पार्टीशन सूट में इसके शेयर को डिनाई करने के लिए उसने एंटीडेटेड विल बना लिया था और प्रोवेट फाइल कर दिया था। लंबा मैटर खींचा, बहुत इंजंक्शन वगैरह का बहुत झगड़ा चला, सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया। इस बीच में एक अपार्टमेंट बन रहा था, उसमें IGIMS के सामने का वो प्लॉट है, उसमें देखिएगा ट्विन येलो कलर का ट्विन बिल्डिंग बना हुआ है, जो बन गया वहीं तक रहा। उस समय ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सीमा अली खान ने काफ़ी उस मैटर को सुना था, बहुत अच्छा ऑर्डर पास किया था। उनका ऑर्डर फिर सुप्रीम कोर्ट तक का फेल्ड रह गया था। तो उसमें बाकी जो बहुत बड़ा प्लॉट है, 1 बीघा 16 कट्ठे का प्लॉट है, कॉमर्शियल प्लॉट, उसमें सिर्फ 5 या 6 कट्ठे में ही बन करके रुक गया। हमने इंजंक्शन करवाया था और बाकी अभी तक रुका हुआ, डिसाइड नहीं हुआ मैटर। अब प्रोवेट भी अभी डिसाइड नहीं हुआ। तो उसमें हुआ था क्या कि वो लेडी मर गई, प्रोवेट पिटिशनर डाइड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोवेट पिटिशन। तो नेचुरल हेयर जो थे वो उन्होंने सब्स्टिट्यूशन का पिटिशन दिया, हमने अपोज किया। साहू जी का कहना हुआ कि साहब आप अननेसरी अपोज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन में कोर्ट इज़ वेरी लिबरल, सुप्रीम कोर्ट तक कहता है इवन लिमिटेशन 4-4 5-5 साल का कंडोन हो जाता है, वाई यू आर अननेसरी डिलेइंग द मैटर। कुछ इस तरह से उनका रिमार्क आया। हम कहा हम जो भी बहस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू लॉ बहस कर रहे हैं, आपको कोई जुरिडिक्शन ही नहीं। तो और घबरा है कि ऐसा बोल रहे हैं कि हमको जुरिडिक्शन नहीं है। तो हम कहा जजमेंट आपको दिखा देते हैं। जजमेंट दिखाए तो ही वाज सो परप्लेक्स, उनका चेहरा लग रहा था कि तो हम क्या करें, आप ही बताइए। ही वाज इनरेज्ड टू सब एक्सटेंट, क्या करें हम कि क्या होगा इसमें। हम कहा कि प्रोसीडिंग हैज डाइड इट्स नेचुरल डेथ, तो क्या ऑर्डर लिखा है, हम यही लिखाइएगा। अंत में उन्होंने कहा कि तो आप ही डिक्टेट कर दीजिए स्टोनो को। 2 लाइन का ऑर्डर दिखा दिया उनके कंसेंट से। The probate petitioner died during the pendency of probate petition, and such persons claiming himself or herself filed a substitution petition for substitution in place of probate petitioner, which has been vehemently objected by the near relative so and so. अरे पानी था, कपड़ा near relatives so and so, since there is no right to sue, राइट टू सू सर्वाइव नहीं करता है, वो सब्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल है CPC का। ऐसे ऑर्डर 22 अप्लाई ही नहीं करता है इसमें, क्योंकि ये सिविल सूट नहीं, ये भी ध्यान दीजिए। इट इज नॉट ए सिविल सूट एंड प्रोवेट कोर्ट इज नॉट ए सिविल कोर्ट। वो लिमिटेड पर्पस के लिए CPC अप्लाई करता है, फॉर रिकॉर्डिंग एविडेंस, समनिंग विटनेसेस एंड फॉर कॉलिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स। जब कंटेस्टेड मैटर होता है तब वो प्रोसीजर CPC का अप्लाई होता है, उतना लिमिटेड पावर है। तो यू आर नॉट ए कोर्ट, वो डिजिग्नेटेड ऑफिसर अंडर द एक्ट है, उसको प्रोवेट कोर्ट बोला जाता है या टेस्टामेंट्री कोर्ट बोला जाता है। तब ऑपरेटिव पोर्शन में लिखा है, सिंस देयर इज नो प्रोविजन अंडर द एक्ट फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रोवेट पिटिशनर
in view of the bar imposed under Section 222 Indian Succession Act, and therefore this probate petition has died its natural death. Record may be consigned to record room. अब पूछेगा तब रेमेडी क्या है? रेमेडी क्या है? तो जिसको इंटरेस्ट पास कर गया विल से, तो उसको एले के लिए फाइल करना पड़ेगा। तब देखिए अदर साइड भी तो वकीलों का अधिकार है, लिटिगेट का भी अधिकार है। जब वो नेचुरल डेथ में हो गया तो उन लोगों ने, हाँ, उसके पहले और एक अटेम्प्ट लिया था कि ट्रांसपोज कर दिया जाए, तो ट्रांसपोजिशन भी रिजेक्ट हुआ था। तब कहा कि सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, वो भी रिजेक्ट हुआ। तब उन लोगों ने पिटिशन दिया कि प्रोवेट में भी कन्वर्टेड टू एले, चूंकि इतना साल हो गया, 10 साल लड़ रहे हैं, फिर से हम एले अलग से करेंगे। तो हमने कहा कन्वर्सन का भी आपको अधिकार नहीं है। तो सिचुएशन और हॉट होते गया, डिस्कशन, लीगल डिस्कशन। अंत में फिर जजमेंट दिखाया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो वो भी उनका ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने फिर रिव्यू फाइल किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट में मैटर गया था सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया था प्रोवेट केस में सब्स्टिट्यूशन को। तो उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के लाइट में फिर साहू जी के पास वो मैटर आया रिव्यू का। फिर मैंने रिव्यू में ऑब्जेक्ट किया, क्योंकि आई वॉज अवेयर ऑफ दैट जजमेंट। हमने कहा कि दैट केस स्टैंड्स ऑन ए डिफरेंट फुटिंग, दैट जजमेंट विल नॉट अप्लाई इन दिस केस। जब थ्रेडवेयर उन्होंने सुना, हम कहा जिस जजमेंट पर ये रिलाई करते हैं उसी जजमेंट का हम एक पारा पढ़ लेते हैं। तो पहले वो इनक्लाइन थे, हम दूसरे कोर्ट में इंगेज थे, मेरा जूनियर था, जब हम गए वही पारा पढ़ दिए तो उनका रिव्यू रिजेक्ट हो गया। जब रिव्यू रिजेक्ट हो गया तो फिर उन्होंने एलपीए फाइल किया। एलपीए वाला जजमेंट रिपोर्टेड है, वो भी हम लिखा देंगे अभी। तो एलपीए वाला जजमेंट में जस्टिस त्रिपाठी और एक और कौन थे, नाम याद नहीं है, वो एलपीए उनका डिसमिस हो गया। तो मैटर गया सुप्रीम कोर्ट से भी डिसमिस हो गया। तो कन्वर्सन का भी राइट नहीं है। तो देखिए प्रोवेट केस में प्रोवेट पिटिशनर अगर मर जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन का प्रावधान नहीं है। प्रोवेट से एले में कन्वर्सन करने का प्रावधान है, बल्कि जजमेंट से वो प्रोहिबिटेड है। वो एले फाइल करेगा। एले प्रॉपर्टी किसी के नहीं रहने से प्रॉपर्टी तो आदमी तो आते जाते रहता, प्रॉपर्टी तो वही रहता। अरे लीगल राइट आप नहीं समझे। प्रोवेट में प्रोवेट फाइल करने का राइट था जो एक्सक्यूटर है 222 के हिसाब से। अब एक्सक्यूटर नहीं रहा। अब देखिए एक सवाल और यहीं पर जवाब देते हैं, जो एक्सक्यूटर होता है वो सिर्फ एक्सक्यूटर भी हो सकता, या एक्सक्यूटर के साथ साथ वो लीगेटी भी हो सकता। जैसे ए ने बी और सी के पक्ष में विल लिखा और बी को बना दिया टेस्टेटर, एक्सक्यूटर, और एक्सक्यूटर को भी कुछ इंटरेस्ट दे दिया प्रॉपर्टी में। तो वो एक्सक्यूटर के साथ साथ वो बेनिफिशियरी भी है, लीगेटी भी है। तो बी को भी होगा, सी को भी होगा, लेकिन वो मैनेजमेंट और फाइलिंग वगैरह का जो भी है उसको एसेट्स मैनेज करने का अधिकार उसी को मिलेगा। तो इसलिए वो प्रॉपर्टी अनमैनेज नहीं रहेगा, इसीलिए तो 278 बनाया गया। लेकिन उसी विल के आधार पर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है जिसके पक्ष में राइट क्रिएट हुआ, वो उसी विल के आधार पर एले फाइल करेगा, जो पहले ही बता चुके। तो प्रोवेट इज क्लासिफाइड फॉर ए लिमिटेड क्लास ऑफ पर्सन हु इज ए नेम्ड और अपॉइंटेड एक्सक्यूटर अंडर द विल। इतना तो सिंपल मैटर है, वही मैंने प्रोवेट के डेफिनेशन में लिखा है। अब फिर अब इसको आर्टिकल को पढ़िएगा तो और आसानी समझ। फिर लेटर 276 और 278 आपने दोनों में बोला कि 276 में एलए भी पड़ेगा, प्रोवेट भी पड़ेगा। जब विल रहेगा तब। जब विल रहेगा, हाँ, जब विल नहीं रहेगा तो 278 पड़ेगा। तो अनटेस्टेड नहीं हो जाएगा। विल नहीं रहेगा मतलब विल अभी उसके हाथ में नहीं। अगर बिना विल का कोई आता है तब इस केस में जैसे मर गया तो फिर वो 276 में ही एलए फाइल करेगा। जो 270, हाँ, विदाउट विल का मतलब, विदाउट विल का तो बताए आप लोग, बिल कभी नहीं हुआ, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया आपस में। हाँ, तो जो कॉम्पिटेंट आदमी है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसका, या उसका वेल विशर्स है, वो सब कोई भी आके वो कह सकता है, या उसी वारिस में से कोई कह सकता है। कोई डॉक्यूमेंट नहीं। हाँ हाँ हाँ, उसका पर्पस यही है कि जब तक के कि उसका, जब अब मान लीजिए क्या होता है नेचुरल, क्यों बढ़ा गया, अगर कोई आदमी मर गया और प्रॉपर्टी का वारिस कई वारिस छोड़ के मर गया,
और कोई डॉक्यूमेंट नहीं किया, तो राइट ऑफ इनहेरिटेंस पर्सनल लॉ के हिसाब से सबका अलग अलग है, और उसी में कोई डिस्प्यूट हो, या वैसा प्रॉपर्टी जो कोई यहाँ नहीं रहता, बाहर में रहता है और थर्ड पार्टी उसको ऑक्युपाई कर रहा है। आपने कहा था कि जो बेनिफिशियरी के अलावा एक्सक्यूटर उसी विल में अगर डिसाइड है, तब भी तो आपने लेटर एडमिनिस्ट्रेशन की बात की। तो इसका माने है कि थोड़ा स्पीड हमको कम करना पड़ा। बहुत अच्छी बात है, आप क्लियर कर लीजिए। आई एम वेरी मच प्लीज्ड विथ योर क्वेश्चन। आपको फिर से हम दोहरा देते हैं, प्रोवेट जब होगा जब नेम्ड एक्सक्यूटर होगा, ठीक है। अगर नेम्ड एक्सक्यूटर है तो प्रोवेट नहीं होगा, यहाँ तो समझ गए। अगर नेम्ड एक्सक्यूटर मर गया तो वो प्रोवेट केस क्लोज कर गया, वो भी केस मर गया। तो उस विल में अगर जो एक्सक्यूटर है वो साथ साथ लिगेटी भी है, तो वो फिर दूसरा एप्लीकेशन फाइल करेगा एलए का। हाँ, उसमें कोई जरूरत नहीं है। बिना लिगेटी का नाम सिर्फ इतने रहता है कि किसको हम विल लिख रहे हैं। अब उदाहरण से समझा देते हैं फिर से। ए ने विल लिखा बी सी डी 3 आदमी के पक्ष में, किस प्रॉपर्टी किसको कितना मिलेगा। शेयर भी स्पेसिफाई कर सकता है या पर्टिकुलर आइटम ऑफ प्रॉपर्टी भी दे सकता है। और बी सी डी में से एक किसी को एक्सक्यूटर बना दिया, तो जब एक्सक्यूटर है तो एक्सक्यूटर को ही प्रेफरेंशियल राइट है टू अप्रोच फॉर प्रोवेट। ऐसा भी केस होता है जहाँ 2-2, 3-3 एक्सक्यूटर होते हैं। विल तो इंडिया में आजकल बहुत कम होता है। अंग्रेजों के ज़माना में चूँकि ओरिजिनली आप पाइएगा कि विल जो है ओल्ड हिंदू लॉ का कंसेप्ट नहीं था। ओरिजिनल ये भी हम एक राइट अप दिए हैं आपको, उसमें देखिएगा। ओरिजिनल जो विल है वो उसका कंसेप्ट यहाँ नहीं था। वो अभी नहीं आया, एक अभी नहीं आया। वेट के 3-4 कॉपी दिए, प्रिंट लेकर आए थे आप वहाँ से? केसरी से नहीं, एक नहीं आया, ये 2 है ना, आईटी है, एक और होगा। मैं देखता हूँ। हाँ, ये तो दूसरा चीज़ है, ये दूसरा चीज़ ऐसा। तो उसमें देखिएगा ओरिजिनल कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बहुत पुराना केस है 1700-1800 का, जो प्रीवी काउंसिल ने कुछ कुछ केसेज में उसको रिकॉग्नाइज किया है। ये सब क्रमशः जब बाहरी इन्वेडर्स सब लोग आए यहाँ पर और मुगल शासन रहा, मुस्लिम राज रहा, उस पीरियड में उन लोग के यहाँ ये ट्रेडिशनल था। कुरानिक लॉ में विल उन लोग करता था। जैसे फर्जी ट्रांजैक्शन भी उसी लोग के यहाँ से आया, इसको बेनामी कहते हैं। विल भी उधर ही से आया। तो बहुत सा यहाँ पर आके जो हुआ कस्टम एंड रिचुअल्स और कस्टमरी फंक्शंस वगैरह का सब का मिक्सचर हो गया, और साथ साथ लैंग्वेज का भी मिक्सचर होकर उर्दू का इजाद हुआ। तो लॉ में, हिंदू लॉ में एडॉप्ट हुआ 3 चीज़। एक प्रियम्पशन का कंसेप्ट हिंदू लॉ में नहीं है, वो मोहम्मदन लॉ का ओरिजिनल कंसेप्ट है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में सेक्शन 22 में लाएगा प्रियम्पशन का, प्रेफरेंशियल राइट टू परचेज। बाद में 1961 में बिहार स्टेट में आया, बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग एरिया एंड एक्विजिशन ऑफ सरप्लस लैंड एक्ट 1961 में। उसमें सेक्शन 16 सब क्लाउज 3 में वो प्रेफरेंशियल राइट आया, तो वो भी आया एग्रीकल्चर होल्डिंग के लिए। अब ये 2-3 साल पहले वो डिलीट हो गया, अब खत्म हो गया। बहुत हजारों लाखों लिटिगेशन चला। अदर स्टेट में भी सब जगह लॉ प्रियम्पशन आया। तो ओरिजिनल इसका है कंसेप्ट कुरानिक लॉ में, मोहम्मदन लॉ में प्रियम्पशन का। तो वहाँ से बोरो किया गया रेवेन्यू लॉ में, और प्लस हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में बोरो किया गया। और फर्जी ट्रांजैक्शन का पहले बेनामी का कोई लॉ नहीं था। तो कैसे होता था, फ्रीक्वेंटली अरब कंट्रीज में ये बेनामी ट्रांजैक्शन होता था, कॉमन था प्रैक्टिस में, एक कस्टम था, वो कस्टम क्रिएट हो गया था। तो यहाँ पर भी देखा देखी हिंदू लोग भी उसको अडॉप्ट कर लिए, तो केसेस चले, तो वो प्रीवी काउंसिल तक गए। प्रीवी काउंसिल ने उस पर बहुत सारा सीरीज में जजमेंट आया। जजमेंट आते आते लास्टली वो एक थ्योरी प्रोपाउंड कर दिया गया कि बेनामी ट्रांजैक्शन, उसको अंग्रेजी में बेनामी कहते हैं, लेकिन फर्जी वर्ड है जो उसको 2 तरह का माने लगाया जाता है। फर्जी का मतलब एक होता है बेनामी, और दूसरा मतलब होता है कॉलूसिव डॉक्यूमेंट। फर्जी डॉक्यूमेंट यानी कि बेनामी डॉक्यूमेंट इज ए रियल एंड जेन्युइन डॉक्यूमेंट प्रायर टू 1989 एक्ट, प्रोविजन एक्ट के पहले। ऑल फर्जी ट्रांजैक्शंस आर जेन्युइन एंड वैलिड ट्रांजैक्शंस। लेकिन अगर वो कॉलूसिव है, कलरफुल है या सोई है ट्रांजैक्शन,
जिसमें इंटेंशन नहीं है कन्वे करने का, तो उसको भी फारसी में फर्जी ही बोलते हैं। नहीं कहते ये फर्जी आदमी है, मतलब ये जाली आदमी है, नकली आदमी है। वो आदमी कुछ है, पासपोर्ट बनाए हुए कुछ नाम से, आजकल तो देखते हैं टेररिस्ट वगैरह का पकड़ाता है, तो उस सेंस में फर्जी। तो डॉक्यूमेंट भी फर्जी इसलिए कहता है कि ओनर है ए, लेकिन डॉक्यूमेंट शो कर रहा है ओनर है बी, तो उसको बोलते हैं ऑस्टेंसिबल ओनर। तो ऑस्टेंसिबल ओनर का प्रिंसिपल फिर टीपी एक्ट में लाया गया, वो सेक्शन 40 और 41 है। तो ट्रांसफर बाई ऑस्टेंसिबल ओनर को भी वैलिड माना गया। तो वो कुछ वही से आया, वो बाद में बना, टीपी एक्ट भी बना, लेकिन वो कस्टम बोरो किया। तो 3 विल के में और फर्जी ट्रांजैक्शन में ये उसी मुस्लिम कस्टम को यहाँ पर लोगों ने एडॉप्ट किया। उन लोग भी यहाँ आए तो यहाँ का इंडियन कल्चर के हिसाब से बहुत सा कस्टम से यहाँ का उन लोग ही तो मिक्स्ड कल्चर डेवलप कर गया। तो अब मोहम्मदन लॉ में तो पहले से था विल का, हिंदू लॉ में नहीं था। बाद में फिर जब हिंदू सक्सेशन 1956 आया तो उसमें सेक्शन 31 बनाया गया, जो प्रोटेक्ट करता है हिंदू विल को और देता है अधिकार कि वैसे हिंदू को जिसको जिस प्रॉपर्टी को गिफ्ट करने का अधिकार है तो विल भी कर सकता है। तो अब स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइज्ड हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि पहले के ज़माना में जब ओल्ड हिंदू लॉ के टाइम में, माने 56 के पहले और 50 साल उसके पहले, विल का यहाँ पर कम होता था। वो जब 200 साल अंग्रेज़ों का शासन रहा तो वहाँ पर बहुत पहले से टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट्स लिखने का ट्रेडिशन रहा था। तो बहुत यहाँ पर पुराना डॉक्यूमेंट देखेंगे मुस्लिम पीरियड का। बिहार शरीफ से कोई है नालंदा जिला से? आज आप हैं? अच्छा, दुबे जी। तो बिहार शरीफ में आप सुने होंगे सोगरा वक्फ स्टेट का नाम, जरूर कुछ दिन से हैं तो सुने होंगे। अब हिलसा में भी थे आप तो जरूर सुने। अभी हिलसे में है? अच्छा। और बिहार शरीफ से कोई नहीं? ठीक। तो वो सोगरा वक्फ स्टेट क्या था? वो एक लैंड लेडी थी, उसके पास 12,000 एकड़ ज़मीन था। बिहार शरीफ टाउन में 50% पुराना बिल्डिंग बड़ा बड़ा सब उसी का था। और वो जन साधारण के लिए बहुत काम करती थी। उसके लिए हॉस्पिटल उसका अपना था, होम्योपैथिक, यूनानी और एलोपैथिक, 3 हॉस्पिटल चलाती थी फ्री। वाटर सप्लाई अपना था। उस समय इलेक्ट्रिक नहीं था वहाँ, तो लैंप पोस्ट जलाने का सारा वो टाउन में इतना प्रोवाइड करती थी। तो वो था वक्फ स्टेट हो गया था। वो विल लिख दी थी। सोगरा बहुत पायस लेडी थी। हाँ, तो पायस लेडी थी, तो उसने सारा प्रॉपर्टी का वक्फ लिखा। तो वक्फ इज ऑल्सो ए ट्रस्ट। तो वो ट्रस्ट के हिसाब से, और ट्रस्ट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग विल के आधार पर ट्रस्ट या वक्फ क्रिएट किया सकता। तो उसमें बहुत सारा प्रावधान था। बाद में डिस्प्यूट होते गया। तो मेरे ख्याल से 1935 वगैरह में पटना के डिस्ट्रिक्ट जज ने उसमें एक स्कीम बनाया। वो अंग्रेजी में बुकलेट है करीब 400-500 पन्ने का। तो विल ही अपने आप बहुत विचित्र विल बना हुआ है। और सोगरा स्टेट का काम हम एक ज़माने में बहुत करते रहते। 3 जनरेशन जो उसके रहे मुतवल्ली, 3 जनरेशन तक हमने काम किया, इसलिए उसके एक एक चीज़ से वाकिफ़ है। दूसरा एक बहुत बड़ा सेठ है अनारदई सेठानी का, बेगूसराय से कहें या बलिया से कोई। अनारदई सेठानी का तो आप जानते होंगे, नाम सुने होंगे। वो कलकत्ता में थी, मारवाड़ी, वही बलिया उलिया के आसपास के, बहुत बड़ा। तो उसका कलकत्ता हाई कोर्ट का 1864 का उसका प्रोवेट ग्रांट किया हुआ है। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में उसका है, कुछ बलिया में है, अभी भी है। उसका हमने कुछ प्लेंट भी फाइल किया था और कलकत्ता हाई कोर्ट में भी कुछ मैटर मेरे पास आया था, तो उसको एग्जामिन करने का मौका मिला। तो एक एक विल में 200, 300 पेज का विल है और तरह तरह का प्रोविज़न दिया हुआ है। तो वो सब केसेस तो शायद आपके यहाँ आएगा। आज तो विल 50% तो जेन्युइन रहता ही है, और 50% हमारे हिसाब से लोग प्रॉपर्टी हड़पने के लिए एंटी डेटेड, बैक डेटेड, फोर्स कैसे रिसीव करके कुछ बना लेते हैं। तो इसलिए अभी आप लोग के पास टास्क ज़रा ज़्यादा लंबा है और कड़ा है उस पहचानने का। तो विल में सब तरह का प्रोविज़न रहता है। उसमें एक एक्सक्यूटर भी हो सकता है, एक लीगेसी भी हो सकता है, एक बेनिफिशियरी भी हो सकता है। तो बेनिफिशियरी का लिमिटेड स्कोप होता है। जैसे अनारदई सेठानी का था, उसका बलिया में कहाँ कहाँ मंदिर था और धर्मशाला था, तो उसमें भी लिखा हुआ था नाम देके अमुक व्यक्ति जो पुजारी इस मंदिर का है उसको 100 रुपया महीना सैलरी मिलेगा, और जो वहाँ सफाई कर्मी है उसको 50 रुपया मिलेगा,
राग भोग के लिए 200 रुपया पुरोहित को दिया जाएगा, शाम में दीप जलाने के लिए और आरती के लिए इतना रुपया दिया जाएगा, तरह तरह का प्रावधान। तो अंग्रेज लोग भी ऐसे करता था, और इंडियन लोग भी उस समय जो उसी टेस्टामेंट्री जो फॉर्म में विल लिखते थे, तो वो सब विल में बहुत डिटेल में रहता था। तो वो अंतिम इच्छा है जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है, तो उसको रेस्पेक्ट किया जाता है और उसका विल इन लेटर्स एंड स्पिरिट कैरी आउट हो, इसीलिए ये सैक्रोसेंट डॉक्यूमेंट माना जाता है। लॉ का स्पिरिट यही है। लेकिन जब डिस्प्यूट हो गया तो उसके लिए कोर्ट के मोहर की आवश्यकता है, सैंक्टिटी की आवश्यकता है। तो उसी कंटेक्स्ट में प्रोवेट भी है और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ये और सक्सेशन सर्टिफिकेट, तीनों का डिफिनेशन है। आपको मिलेगा, राइट अप मिल जाएगा, एडवांस कॉपी। जो आपको दिया वही प्रिंट आउट आपने जो मेरे को भेजा था, सारों का प्रिंट आउट है? सारे का प्रिंट आउट है, एक उसमें शायद मेरे ख्याल से नहीं है, जो आपको लिखे थे अथी विल का, हिंदू लॉ का कुछ था मैटर। नहीं, वो आपने मेरे को भेजा, मैंने सारा चेक करवाया एक एक वर्ड। आप देखिए ना, उसमें होगा। हाँ हाँ, वही सारा भेजा था, सारा चेक करा। हिंदू लॉ करके होगा, उसमें लिखा हुआ हिंदू लॉ। एक इसमें अच्छा ठीक है, उन लोग को हम दे दिए हैं, अब भेज दिया, आपस में एक्सचेंज हो गया। उसको वापस देने पड़ेगी, 6-17 अमेंड कर देंगे। देखिए बता रहे पहले डेफिनेशन में ही थोड़ा कंफ्यूजन है, इसीलिए हम इस पर 5 मिनट और बता देना चाहते हैं, फिर लास्ट में भी हम ओपन सेशन रखेंगे। आज आप लोग को पूरा क्लियर कट कंसेप्ट हो जाना चाहिए। हम भागने वाले नहीं, आप लोग भले थक जाए, क्योंकि आप हाकिम हैं, टाइम से बैठते हैं, टाइम से उठते हैं। हम लोग बेटाइम है, कोई टाइम नहीं है। तो यहाँ अनाउंस कर दे, आज सबका ग्रुप फोटोग्राफ होगा चाय पे, उसके बाद चाय पी। तो प्रोवेट का तो आप समझ गए, यहीं पर हम पूछ लेते हैं। प्रोवेट का डेफिनेशन के हिसाब से एक्सक्यूटर, लीगेटी, लीगेसी, ये सब आप तो समझ गए, टेस्टामेंटी है। इस पर किन्हीं को कोई डाउट है तो हम रिपीट कर देते हैं। सर इस सब एक्सप्रेशन में कोई 2 in 1 हो सकता है? हाँ, हो सकता है 2 in 1। जैसे जो एक्सक्यूटर है वो लीगेटी भी हो सकता है। अगर एक्सक्यूटर को भी कुछ प्रॉपर्टी मिल गया तो लीगेटी भी हो सकता है। और जितना प्रॉपर्टी दे दिया जाएगी तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो वो एक्सक्यूटर भी है और वही सोल, उसको बोलते हैं सोल लीगेटी, सोल एकमात्र वही और कोई नहीं है। सर लेकिन एग्जीक्यूटर कभी भी वो लिखते नहीं है विल में कि इसको एग्जीक्यूटर नहीं है तो इसका माने नहीं है। ये तो हम तो ये नहीं न कहते कि क्यों नहीं लिखा और उसने लिखा ही नहीं। तो जो लिखा हुआ आपके सामने आवेगा, आपके सामने जो डाइनिंग टेबल पर मेनू आया आप वही खाइएगा। अगर आपको अधिकार है कहने का तो घर में मैडम से कह भी सकते हैं कि क्यों बनाया। और यहाँ तो मेस में जो बना है, रूटीन बना हुआ, यहाँ तो आप बोल भी नहीं सकते हैं, तो वो डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपके सामने जो प्लेंटिफ ने रखा मेनू और डिफेंडेंट ने जो रखा या पिटिशनर अपोजिट पार्टी, उसी में से आपको देखना है कि किस कैटेगरी का है, उसने क्यों नहीं लिखा, इस बिल में शॉर्ट कमिंग्स है, ये नहीं है। वो जो डॉक्यूमेंट है उसके आधार पर जो रिलीफ मांगता है वो रिलीफ देने योग्य है कि नहीं, यही फोकस आपका होना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं। अभी तो इनिशियल स्टेज में, पेशेंस रखिए। जब मेरे पास 12-13 क्वेश्चन है, सब कवर कर देंगे, मेरे दिमाग में सब है। हम तो शुरू में बोले कि सारा क्वेश्चन मेरे दिमाग, हम इसको सिर्फ डेफिनेशन पढ़ देते हैं कि डिफ्रेंशिएशन समझ लीजिए। तो प्राइवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का डिफरेंस आप समझ गए कि नहीं समझ गए? किन्हीं को तो कोई डाउट है? ये हमेशा लोग पूछते हैं, हमेशा लोग पूछते हैं। और उसी को जो राइटअप आपको मिलेगा आर्टिकल में, हम 4 लाइन उसको भी 1 मिनट में पढ़ लेते हैं। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दैट ग्रांट एंड इंडिविजुअल परमिशन टू एक्सेस एंड मैनेज और एडमिनिस्टर द एस्टेट ऑफ ए पर्सन हु डाइज विथ और विदाउट एक्सिक्यूटिंग एनी विल। The person to whom letter is granted is called administration of the estate. His duty is to discharge debt of the deceased and distribute the properties amongst the heirs of the deceased if there is no will as per law of succession, and in case of will without appointment of executor or the executor is not traceable,
then such distribution of assets shall be in accordance with the direction contained in the will. देखिए एक क्वेश्चन को और इसमें हमने इंक्लूड कर दिया, अगर कोई एक्सक्यूटर है और ट्रेसेबल हो जाए या मर जाए, ट्रेसलेस हो जाए या मर जाए, तब क्या होगा? तब प्रोवेट नहीं फाइल होगा, तब एलए फाइल होगा। तो एलए कौन करेगा? जो लीगेटी होगा वो करेगा। उसी तरह से अगर 2 या 3 एक्सक्यूटर है तो एक एक्सक्यूटर मर गया तो दूसरा एक्सक्यूटर सब्स्टिट्यूट हो सकता है। देखिए अब जो उसका अपवाद बता रहे हैं, अगर 3 एक्सक्यूटर है उसमें से एक एक्सक्यूटर पिटीशन फाइल किया है और अगर वो मर गया है तो दूसरा या तीसरा एक्सक्यूटर जो रिमेनिंग है वो अपने आप को सब्स्टिट्यूशन करा सकता है। वो जनरल प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गया क्योंकि फैक्ट्स चेंज कर गया, और 222 के पैरामीटर्स पर वो आता है, इसलिए वो आ जाएगा। तो उसी तरह से इसमें ये भी लिख दिया है कि अगर गायब हो जाता है, ट्रेसलेस हो जाता है, तो प्रोवेट तो अब हो नहीं सकता है, एक ही है, सोल एक्सक्यूटर है, गायब हो गया, मर गया, तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होगा। ये भी आ गया। इसका डेफिनेशन कहाँ लिखा हुआ है? 2C में लिखा हुआ है, ये भी लिख दिया। अब सक्सेशन सर्टिफिकेट, सक्सेशन सर्टिफिकेट में हमसे बहुत सवाल किए थे। मोतिहारी में है कौन, तिवारी करके, क्या नाम, कृष्ण मोहन तिवारी जी। मोतिहारी में अभी कौन है? आप है ना? कृष्ण मोहन तिवारी जी अभी वहाँ हैं। वो लगातार मेरे से बहुत बार वार्तालाप हुई है और उनको सक्सेशन पर कम से कम 15-20 सवाल हमसे किए थे और मैंने उनको डिटेल उस पर दिया था। शायद उनके पास वो कॉपी भी हो, राइटअप मेरा। ये जो होता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोवेट, ये प्रॉपर्टी के लिए होता है। प्रॉपर्टी दोनों हो सकता है, मूवेबल और इमूवेबल हो सकता है, लेकिन सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी के लिए नहीं होता है। ये पहला डिफरेंस। सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है डेट एंड सिक्योरिटीज, 2 वर्ड आता है, पढ़िएगा, डेट एंड सिक्योरिटीज। डेट एंड सिक्योरिटीज का क्या मतलब है? यहीं पर उनका कंफ्यूजन था। तिवारी जी का सवाल हमको एकदम याद है। हाँ ठीक है, तो वो तो उसके मास्टर हो गए हैं। हाँ हाँ, उसी खुशी में वो हमको पूरा वीडियो करके, कितना 1 लाख में या कितना 80,000 में एक बहुत अच्छी गाय लाए थे, पूरा गाय का शेड और गाय का वीडियो बना करके हमको, वो सब लॉकडाउन का जो पीरियड था नहीं, तो फ्री थे, तो पूरा हमको दिखाए। तो हमने उनसे वादा लिया कि हम आएंगे आपके यहाँ, आपके गाय का खीर खाएंगे, दूध का। आप कन्वे कर दीजिएगा। जिस समय थी गाय उस समय अब नहीं देती होगी। अच्छा, ओ बेच दिए। हाँ तो गाय रखे हुए हैं लेकिन ये लोग बेच दिए उसको। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। अच्छा हाँ, हो सकता है प्रॉब्लम हो क्वार्टर में। अब उन सब बहुत डेलिकेट गायें होती है, वो देसी नस्ल की गायें हम लोग के लिए सूटेबल है। और जर्सी नस्ल आने से आपको शायद मेडिकली आप लोग जानते होंगे, कैंसर का बढ़ावा देने में जर्सी गाय का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे बहुत सारा फैक्टर है, उसमें वन ऑफ द फैक्टर है जर्सी गाय। हाँ हाँ, उसी के दूध से ही हो रहा है, दूध या दूध का जो प्रोडक्ट है। लेकिन अब उस, ये तो हुआ शुरू में डिटेक्ट हुआ, लेकिन अब उसका नस्ल चेंज हो रहा है। वहाँ यहाँ पर जो क्रॉस हो रहा है, उसका जो आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन हो रहा है, यहाँ के इंडिजिनस जो वूल है उसके साथ हो रहा है। तो क्रॉस ब्रीड जो तैयार हो रहा है उसमें उसका जितना अवगुण है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वो जेनेटिक फैक्टर कुछ कंटिन्यू करता है, वो 3-4 जनरेशन तक जाएगा। लेकिन जब हमको याद है, बहुत पहले पटना में एक गाय आई थी जर्सी, तो उसको विदेश से डायरेक्ट लाया था इंपोर्ट करके। तो उसको देखने के लिए 6 महीना तक लोग जाते थे, एयर कंडीशन पूरा लगाया हुआ था। दिन भर में 5 बार 6 बार उसका सफाई किया जाता था और भूसा वगैरह नहीं खिलाता था, वो केला फ्रूट्स वगैरह ही खिलाया जाता था उसको। केला और हरा उसके लिए लाया जाता था, सब सब्जी और हरा घास, इस तरह का बरसी भी ये सब दिया जाता। और हमेशा पहले कूलर लगाया आदमी, कूलर से अब पंखा लगाया, नहीं हुआ तो फिर बाद में एसी लगाना पड़ा उसको गौशाला में। कितना दिन तक सर्वाइव हुआ नहीं, तो इट वाज ए मैटर ऑफ डिस्कशन एट दैट टाइम। पहली गाय थी जो बिहार स्टेट में, और दूसरे स्टेट का हम नहीं जानते।
तो आज के तारीख में आप लोग जानते हैं 2 क्वालिटी का मिल्क होता है, A2 मिल्क एंड B2 मिल्क। तो जर्सी गाय का मिल्क B2 होता है जिसमें कि बहुत सा चीज़ हानिकारक होता है, और देसी गाय का होता है A2 मिल्क जिसमें कि सबसे बेस्ट नस्ल है गुजरात के गिर गाय का, जो काफ़ी कॉस्टली है और दूध भी ज़्यादा देती है। वो नॉट लेस देन जर्सी, 40 किलो तक के दूध देने वाली गिर गाय है। और दूसरा है सहवाल, जो पंजाब में होती है सहवाल। ये 2 यहाँ का इंडिजिनस नस्ल है, और पहले बिहार वगैरह में पहले और अच्छा ब्रीड था। तो ये सब बहुत लोग अब कॉन्शियस हो रहे हैं, हर सेक्टर में काम हो रहा है। सर एक क्वेश्चन पूछे सर। हाँ हाँ सर अगर किसी बिल का सब्जेक्ट मैटर मान लीजिए वो जर्सी गाय, डेथ से पहले बिल डिस्क्लोज हो गया कि भाई कौन बेनिफिशियरी होगा, कौन इसका एग्जीक्यूटर होगा। कभी कभी ऐसा देखने में आता है ऑनर का डेथ हो गया, लेकिन अभी तक कोर्ट पर मामला नहीं पहुंचा सर, और अगले दिन वियोग में गाय भी मर गई। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द विल का जो हाँ, तो उसका अब सर उस दिन उस गाय का मोर्टल रिमेन्स का या अगर पता चली क्रूएल्टी या उसका जो ऑब्लिगेशन, वो किस पर लायबिलिटी आएगा सर? क्या बेनिफिशियरी पर आएगा, क्या एग्जीक्यूटर पर आएगा? कोई इमीडिएटली देखिए, हाँ सुनिए, सुन लीजिए, जवाब दे देते हैं। आपको जवाब मिलेगा कब? जब सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल जो है समाप्त हो जाता है, तो लॉ में उसका एक वर्ड है, वो वर्ड आप किताब से या इंटरनेट से खोज के हमको बताइए, एक वर्ड है उसका माने, तब आपको जवाब देंगे। इट इज़ नॉट सो ईजी, बता देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और हमको याद है आप लोग के ट्रेनिंग प्रोग्राम में 72 लेक्चर मेरा हुआ है, एक एक चीज़ याद रहता है, और उसमें भी ये सवाल हमने बताया था। वो टेक्निकल वर्ड अभी हम नहीं बताएंगे, आप हमको खोल के बताइएगा। वो क्वेश्चन ये है कि अगर उसके साथ एक क्वेश्चन हम और जोड़ देते हैं कि जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल है, सपोज करिए वो गाय पर दिए हम, ये एकेडमी एक बिल्डिंग है, हमारी बिल्डिंग है, हम इस बिल्डिंग को विल करते हैं और हमारे लाइफ टाइम ये बिल्डिंग ब्लास्टेड हो जाता है, गिर जाता है, समाप्त हो जाता है। हमने बिल्डिंग का ही विल किया है, लैंड का नहीं किया है, तो सब्जेक्ट मैटर खत्म हो गया। तो फिर इनहेरिटेंस का सवाल कहाँ है? तो जिस दिन इनहेरिटेंस ओपन होगा तो उस दिन प्रॉपर्टी तो है नहीं, तो उसको लॉ में कहते हैं, लॉ में उसको एक वर्ड है, क्या? रेस नहीं, अब अविनाश जी को छोड़ दिए, आप लोग दिमाग नहीं लगाइए, अविनाश जी बताएंगे। और दूसरा उसको बोलते हैं, जैसे कि ए ने वी को विल किया, तो वी लीगेटी है, और बी मर गया ए के लाइफ टाइम में, तब क्या होगा? तो उसको बोलते हैं लैप्स ऑफ लीगेसी। जो लीगेसी क्रिएट किया था वो लैप्स कर गया। उसमें भी होता है कि 2 आदमी को विल किया और 2 में से एक मर गया टेस्टेटर के लाइफ टाइम में, तब उसको क्या बोलते हैं? तो रेजिडुअरी लीगेटी है। तो ये सब तो लेटर पार्ट का है। अभी मैट्रिक पास कीजिएगा तब ना इंटर में जाइएगा, इंटर के बाद बीए में जाएगा। अब आप एमए और पीएचडी का सवाल पूछिएगा तो ज़रा दिक्कत हो जाएगा। जवाब तो हम सबका दे देंगे, उसके बाद डी.लिट डीएससी का भी हम दे देंगे। हाँ तो इसीलिए हम सवाल पर आए। हाँ ठीक है, तो इसलिए देखिए, अब सक्सेशन सर्टिफिकेट में हम कह रहे थे डेट एंड सिक्योरिटी। अब डेट में क्या कंफ्यूजन होता है कि भाई कौन सा डेट? तो डेट का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति, जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी है और जो मर गया है और उसके वारिस ने सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है, तो उसके ऊपर कोई डेट था, उसके ऊपर कोई बकाया था। तो जैसे एसेट उसको मिलेगा, सिक्योरिटी का माने यहाँ पर है एसेट्स, जो उसको मिलने वाला है, वो सब वो मिल जाता है। उसमें से आता है कि अगर कोई पेंशनर है तो उसका पेंशनर बेनिफिट है, या उसका बैंक डिपॉजिट है, या सर्विस में है तो उसका रिटायरल बेनिफिट है। इस तरह का एलआईसी है तो एलआईसी का कोई क्लेम है, जीआईसी में है पर्सनल क्लेम है, शेयर का है, सिक्योरिटीज़ का है, डिवेंचर का है, जो भी हो, सब लिक्विड सिक्योरिटी जो कहते हैं, लिक्विड सिक्योरिटी से जो बेनिफिट एराइज आउट करता है उसके लिए होता है। तब इसी क्रम में उनका सवाल याद करके हम बता रहे हैं आपको
तिवारी जी का था कि बैंक में रुपया जमा है। जनरली केस आता है आपके यहाँ या तो लॉकर के लिए आता है, कुछ केसेज में हमसे पूछा गया है लॉकर में कुछ रुपया है या जेवरात है और पता नहीं है क्या है, और किसी को पता भी है तो लिस्ट के साथ बिना लिस्ट के दोनों तरह का केस आएगा। तो लॉकर के लिए भी लोग सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, और बैंक में जो रुपया है उसको लेने के लिए भी अप्लाई करते हैं, LIC के लिए भी अप्लाई करते हैं। उसमें दो फिर स्थिति बनती है कि एक में नॉमिनी है, किसी में नॉमिनी नहीं है। तब क्या लॉ कहता है, कहाँ पर प्रोवेट होगा, LA होगा या सक्सेशन होगा। तो जब प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो या इधर LA होगा या प्रोवेट होगा, और दोनों का डिस्टिंक्शन समझ गए। जहाँ डेट और सिक्योरिटी का मैटर है वहाँ पर सक्सेशन सर्टिफिकेट होगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट का मतलब है कि डिसीज्ड का सक्सेसर कौन है। तो अलग अलग एक्ट में जो पार्टीज का पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से आप सक्सेसर डिफाइन करते हैं। तो वो जो आप एज ए सक्सेसर सर्टिफिकेट ग्रांट करेंगे तो वो लिमिटेड पर्पस के लिए है। उसके बाद भी उस सर्टिफिकेट के बाद भी वो मैटर सिविल कोर्ट में जाएगा और सिविल कोर्ट कैन गिव ए कॉन्ट्ररी फाइंडिंग। दूसरी बात, बैंक के डिपॉजिट को आप डेट कैसे समझते हैं, ये उनका सवाल था। बैंक में अगर एक व्यक्ति का 1 लाख रुपया जमा है और मर गया और उसके लिए उसका वारिस मांग रहा है, तो उनका ऑब्जेक्शन था कि तो डेट है नहीं और सिक्योरिटी भी नहीं है, तो सक्सेसर सर्टिफिकेट मेंटेनेबल नहीं है। ही वाज ऑफ व्यू। आप लोग का क्या व्यू है, अगर बैंक में जमा है और सक्सेसर सर्टिफिकेट के लिए मांगता है तो वो डेट है कि सिक्योरिटी है या दोनों में से कुछ नहीं, और अगर नहीं है तो नहीं होगा सक्सेसर सर्टिफिकेट। न सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी तो नहीं है, वो डेट होता है, डेट होता है। अब बोलिए कि डेट कैसे होता है, समझा देते हैं। कुछ लोग अंदाज से कह रहे हैं, कुछ लोग कॉमन सेंस से कह रहे हैं, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसकी जानकारी नहीं। बैंक में जब हम रुपया जमा करते हैं, आप बैंकिंग प्रोसीजर पर आइए तब समझ जाइएगा। ये हम 2 बार इस मैटर को आर्ग्यू किए थे हाई कोर्ट में। एक ऑनरेबल जस्टिस नगेंद्र राय थे और एक आफ्ताब आलम साहब जो सुप्रीम कोर्ट गए। पहले उनके पास आर्गूमेंट था, फाइनल आर्गूमेंट वही किए थे। एक बैंक का मैटर था, उसी में क्वेश्चन यही एग्जैक्टली क्वेश्चन था। बैंक में जब हम रुपया जमा करते हैं, हम आप सबके अकाउंट्स हैं, तो हमारा पैसा जब बैंक में जाता है तो उसकी मेरी आइडेंटिटी नहीं रहती है कि वो मेरा पैसा है। मेरे पास एक पासबुक रहता है जिससे हमको अधिकार है अपना पैसा रिफंड लेने का। और जो नॉर्म है, अलग अलग बैंक में अकाउंट्स होता है, सेविंग अकाउंट होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, रेकरिंग डिपॉजिट होता है, कैश क्रेडिट होता है, ओवरड्राफ्ट अकाउंट होता है, बहुत तरह का होता है। तो हमारा रुपया है, इस बात का प्रमाण है, कितना रुपया है इसका प्रमाण है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हर अकाउंट का होता है उसके हिसाब से हम उतना इंटरेस्ट के साथ रिफंड के। कुछ ऐसा भी डिपॉजिट होता है खास करके करंट में कि बैंक ही चार्ज करती है सर्विस चार्ज, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आपसे बैंक ही चार्ज करेगी, ये भी होता है। तो वो जैसे ही पैसा कस्टमर्स का बैंक में जाता है, इट बिकम्स प्रॉपर्टी ऑफ द बैंक एंड फॉर्म्स कॉर्पस ऑफ द बैंक। तो वो बैंक चाहे उसको जो इस्तेमाल करे, आपका कोई कंट्रोल। ऐसा आप नहीं कर सकते हमने 1000 रुपया जमा किया 1 लाख, तो आप मेरा पैसा को कुछ नहीं कीजिएगा, मेरा पैसा इंटैक्ट रहना दीजिए, जब हम मांगेंगे दीजिएगा। ऐसा लॉ नहीं कहता, वो उसकी प्रॉपर्टी हो जाती है। तब कैसा रिलेशन डेवलप होता है, तो क्रेडिटर एंड डेटर का ऑटोमेटिक रिलेशन क्रिएट हो जाता है बैंकिंग लॉ में। हम जो जमा करते हैं रुपया वो हम क्रेडिटर के हैसियत से करते हैं, और वो जो लेता है वो डेटर के हैसियत से लेता है, इसीलिए वो हमको इंटरेस्ट देता है। तो इसीलिए वो डेट हो गया, वो डेट हो गया। वो डेट का रिपेमेंट कौन करेगा, बैंक करेगा। किसको करेगा, तो डिपॉजिटर उसको करेगा। अगर डिपॉजिटर मर गया तो उसके एयर्स को करेगा। एयर्स में जब डिस्प्यूट हो गया तो हु इज कम्पिटेंट, तो सक्सेसर सर्टिफिकेट के लिए आपके यहाँ आएगा, और सक्सेसर सर्टिफिकेट आप दीजिएगा तो इस बात का प्रमाण है कि इसका ये एयर है, उसको मिलेगा। तो जनरली डिस्प्यूट कहाँ होता है, जहाँ पर नॉमिनी नहीं है, या अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गया, नॉमिनी रुपया निकाल करके हड़प गया, या नॉमिनी मर गया, तो वहाँ होता है। तो नॉमिनी का लॉ भी बताते हैं। नॉमिनी का क्या लॉ है, नॉमिनी कोई ज़रूरी है कि जो उसका वारिस से वही हो, अदर देन एयर्स को भी नॉमिनी बना सकता है।
नॉर्मली जस्ट लाइक ए विल, लेकिन उसको कन्फर नहीं है एब्सोल्यूट राइट, उसको राइट है टू ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक। तब लॉ के हिसाब से उसका वारिस है उसको देना पड़ेगा। अगर नॉमिनी के हैसियत से वो पूरा रुपया निकाल लिया और उसका शेयर उसमें 4 आना था, तो बाकी 12 आना का शेयर होल्डर है उससे क्लेम कर सकता है, वो सिविल सूट फाइल कर सकता है, मनी सूट फाइल कर सकता है, या उससे डिस्प्यूट अगर हो गया तो सक्सेशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन कर सकता है, दोनों कंडीशन में। तो ये सक्सेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये डिफरेंस हो गया, ये समझ गए। लॉकर नहीं आएगा इसमें। लॉकर जब होगा तो उसके लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, चूंकि उसमें क्या है, जैसे प्रोवेट में जो हम लोग कोर्ट फीस देते हैं जिसको प्रोवेट ड्यूटी बोलते हैं, उसके लिए स्टेट ड्यूटी एक्ट बना हुआ है, बट इट इज़ टू बी पेड इन द फॉर्म ऑफ ए कोर्ट फीस। इसलिए वो प्रोवेट ड्यूटी जो होता है वो कोर्ट फी एक्ट में प्रोवाइडेड है। लेकिन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में तो वैल्यू पता ही नहीं है इसके लॉकर के केस में, तो वो एले होता है, उसका एले विदाउट विल 278 में आएगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एंड स्टेट इंक्लूड्स द प्रॉपर्टी केप्ट इन द लॉकर, उसमें डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, जेवरात भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसका प्रावधान क्या है, जब लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई करता है तो कोर्ट डायरेक्शन देता है कि लॉकर को आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद उसमें कितना प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू, अगर नोट है तो नोट काउंट कीजिए, गोल्ड एंड ऑर्नामेंट्स है तो उसका वो वैल्यूअर होता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अपॉइंटेड लाइसेंस्ड वैल्यूअर फॉर सर्टिफाइंग द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड एंड वेट ऑफ द गोल्ड, उसके लिए अलग लाइसेंस एक अथॉरिटी होता है, उसके लिए अलग एक्ट है। उस एक्ट का वो जो रिकॉग्नाइज वैल्यूअर है उसको सर्टिफिकेट, आजकल हर डिस्ट्रिक्ट में लोग लाइसेंस लिया, जनरली जो बुलियन मर्चेंट होता है ना, हर टाउन में, पहले बहुत दिक्कत था, आज हर टाउन में 1-2 वो सर्टिफिकेट लेता है। जैसे अगर आपको जेवर पुराना है उसको गलाना है तो आप वहीं उसको गला दीजिए, डिजॉल्व करा करके गोला बना दीजिए, बिस्कुट बना लीजिए, जो भी बना लीजिए, तो उसको सील लगा के वो सर्टिफिकेट दे देगा, वेट सर्टिफाइड कर देगा कि 22 कैरेट है कि 24 कैरेट है, उसके लिए वो ऑथराइज पर्सन है। तो उस प्रोसेस से वैल्यूअर आता है और उसको वैल्यू असेस करके और फिर रिपोर्ट करता है और वो फिर कोर्ट में आता है, तो उसके आधार पर सक्सेशन सर्टिफिकेट में भी कोर्ट फीस अमाउंट चार्ज होता है, उसका शेड्यूल बना हुआ है कोर्ट फीस एक्ट में। यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्या होता है लोगों को, मैक्सिमम स्लैब बनाया गया है, जैसे एडहोल्डम कोर्ट फी का मैक्सिमम स्लैब है, ये मैक्सिमम स्लैब है अभी 30,000 है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए कि ये मैक्सिमम स्लैब हो गया है 3 लाख, सूट के लिए भी हो गया, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोवेट के लिए भी हो गया, लेकिन वो 3 लाख वकीलों के कारण हाई कोर्ट में मामला लटका हुआ है। इम्प्लाइड स्टे है, वो मेरा जो आप देखिएगा आर्टिकल है उसमें या किसी मैटर में जो आपको गया है उसमें वो लिखा हुआ होगा बहुत डिटेल में, कोर्ट फी वाला, उसमें लिखा हुआ, उस केस का रेफरेंस भी दे दिया कि किस केस में है, वो मैटर फुल बेंच में रेफर हो गया है। और इसीलिए अभी हम लोग 30,000 ही मैक्सिमम सूट में देते हैं, या उससे अपील एराइज किया उसमें 30,000 देते हैं, और प्रोवेट और एले में भी 30,000 ही दे रहे हैं। वो कब विड्रॉ है उसमें कोई मेरिट नहीं है, वो हम लोग उसमें सभी वकील लोग मिल के किए हैं। ऐसे पिटिशनर एक गोपालगंज या कहीं के मुजफ्फरपुर के वो वकील साहब हैं, वो पिटिशनर्स हैं, और बाकी पूरे बार का उसमें कंट्रीब्यूशन था। गवर्नमेंट के लोग रिप्रेजेंटेटिव थे, एडवोकेट जनरल, बार के रिप्रेजेंटेटिव थे, और चीफ साहब उस समय जो थे, 5-7 साल या 10 साल पुराना मैटर है। हाँ आप पढ़े हैं ना, जब बता दिए रेफरेंस, आप देख, अच्छा नहीं है तो उसमें देख लीजिएगा। तो उसमें वो आ गया है कि विथ कंसेंट ऑफ बोथ पार्टी, केस विड्रॉ नहीं हुआ, केस स्टिल पेंडिंग, फुल बेंच में रेफर हो गया, विड्रॉ नहीं हुआ, स्टिल पेंडिंग है। क्या? नहीं नहीं, दूसरा केस हुआ था आपने हाँ। नहीं देखिए, वो विड्रॉ हो गया, जैसे हाई कोर्ट में क्यों हुआ उसमें कायोसी भी बताते हैं। हाई कोर्ट में पहले 250 रुपीज रिट जुडिक्शन में लगता था, तो रिट में दोनों आर्टिकल होता है 226 एंड 227। जब हाई कोर्ट में 250 था तो सुप्रीम कोर्ट में रिट का 50 रुपया कोर्ट फीस था, तो ये भी मैटर ऑफ कंसर्न था।
और जो अमेंडमेंट स्टेट ने किया तो 500 कर दिया, तो हर दोनों आर्टिकल में तो 1000 हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट भी 250 हो गया, तो उसको हार्मोनाइज करने के लिए कम की 250 ही रखा जाए, आपका 250 ही रखा जाए, उसको भी कम किया गया और नीचे वाला भी कम किया गया था। और एफिडेविट के लिए भी कहा गया था 100 रुपीज़, तो जो नॉन जुडिशियल फंक्शन में एक्सिक्यूटिव रेवेन्यू में लगता है 100 रुपीज़ एफिडेविट पर टिकट लगता है, उसको जो यहाँ लगता है 20 रुपीज़ वही लगता है। हाँ हाँ, तो इसलिए उसमें आप मान लीजिए कि उसको कोर्ट फीस देना है। हाँ, तो एलए में नया है ना क्वेश्चन, एलए में आपके देखना होगा वैल्यूएशन, तब उससे कोर्ट फीस डिसाइड होगा। तभी समझ गए, प्रोसीजर भी समझ गए, कोर्ट फी मैटर भी समझ गए, तीनों का डिफरेंस भी समझ गए। अब आइए इंजंक्शन पर आपको जो इंजेक्शन बाद में शुरू कर लेंगे, फोटोग्राफ के बाद। कर ली, और वो क्वेश्चन हमने पोस्ट कर दिया। हाँ ठीक। आपने